यूपीएससी के लिए जो आपकी एक प्रॉपर रणनीति ये होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आपका प्री का एग्जाम होता है, उस प्री के एग्जाम में जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकमात्र सिलेबस है, वो है आपका सामान्य विज्ञान। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता रहेगा तो आप करंट सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, यूपीएससी रटने का नहीं है, ये टोटल किस पे है, आपको समझना है और समझकर उसका विश्लेषण करना है। इस बार यूपीएससी के प्री में था मेटावर्स के बारे में, और इस बार प्री में क्वांटम कंप्यूटर से 100% क्वेश्चन आएगा। चलिए थोड़ा रणनीति की बात होगी ना, तो इस 2026 जो आपका 2026 में यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पर हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये ऐसे टॉपिक हैं आपके कि जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस के प्री में और मेंस में दोनों में ये इंक्लूड है। और जो आपका प्री का एग्जाम होता है, उस प्री के एग्जाम में जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एकमात्र सिलेबस है, वो है आपका सामान्य विज्ञान। और उस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपकी एक जनरल जो सोच रहती है, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन जो यूपीएससी जो पिछले 10 सालों से जो क्वेश्चन का ट्रेंड अगर इनको देखा जाए, तो ये सामान्य विज्ञान से कम आपके दैनिक जीवन में जो विज्ञान इन्वॉल्व है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो और विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर आपके अंदर क्या रणनीति होनी चाहिए, तो उस रणनीति में पहली चीज यह है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उस सिलेबस के साथ साथ एक चीज को और ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उस सिलेबस में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अपने आप में विशाल है, छोटा तो है नहीं। तो यूपीएससी के लिए जो आपकी एक प्रॉपर रणनीति ये होनी चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को विश्लेषण करने की क्षमता आप में होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जहां पे आप रट कर नहीं निकाल सकते। जो भी आपके क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में अगर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का देखें तो इसमें 3 सेक्शन बड़े महत्वपूर्ण है। पहला कि वो प्रौद्योगिकी है क्या, बेसिक साइंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रौद्योगिकी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मेंस के ही जो प्रौद्योगिकी के पार्ट हैं, उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में आता है। और प्री के एग्जाम में जो आजकल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें 2 बेहद टॉपिक हैं। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना, और दूसरा है आपका लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस से भी क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं जो बायोटेक से रिलेटेड है, रोग से रिलेटेड है। तो कहने का सेंस यही है कि यूपीएससी में विज्ञान प्रौद्योगिकी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन का कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपसे संबंध होता है। आपसे नहीं है तो समाज से है, समाज से नहीं है तो देश से है, प्रत्यक्ष लिंक होता है। और ये यूपीएससी का बहुत अच्छा फंडा है। यूपीएससी जनरली उसी क्वेश्चन को टारगेट करती है जिनका सीधे लिंक आपसे होता है, सीधे लिंक होता है, आपसे है, आपके समाज से है, या आपके देश से है। ठीक है। रही बात विज्ञान प्रौद्योगिकी की, जो मैंने जो बात की थी आपकी विश्लेषण करने की, और ये जो विश्लेषण क्षमता है आपके अंदर, ये तार्किक क्षमता या बौद्धिक क्षमता के उत्पन्न होने के बाद आती है। और ये तार्किक क्षमता और बौद्धिक क्षमता कब उत्पन्न होगी? जब आप पढ़ने की आदत डालोगे। ठीक है ना। यूपीएससी जो क्वेश्चन देती है, वो ऐसा नहीं कि सीधे क्वेश्चन है, क्योंकि अब सीधे सीधे क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक विशेष तौर से आपको सोचने के लिए मजबूर करती है।
जैसा कि अगर मैं आपको यही बताऊं कि मानव शरीर के अंदर उसके रुधिर का रंग कैसा होता है, तब आप तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे। शरीर के अंदर रुधिर का रंग कैसा होता है वो तो हमने देखा ही नहीं है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ब्लड जो है बाहर रहे चाहे अंदर हो, लाल ही होगा, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना। तो अब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी रणनीति है, उसमें पहला आपका कौन सा है? प्री एग्जामिनेशन। और उस प्री एग्जामिनेशन में जो हमारा सिलेबस है 2 सेक्टर में डिवाइड है। प्री में आपका आता है लाइफ साइंस, लाइफ साइंस के बाद है आपका बेसिक यूज ऑफ फिजिक्स और बेसिक यूज ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट हम और जोड़ देते हैं यहां पर, यानी कि क्वेश्चन पूछने के आधार पर, और वो है आपका यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मेंस के एग्जामिनेशन में जो आपके तकनीकी फील्ड से क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव है ये, और आप देखिएगा आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी और उसका अनुप्रयोग। ठीक है ना। उस प्रौद्योगिकी के मैकेनिज्म को नहीं जानना है हमको, बस ये जानना है कि ये प्रौद्योगिकी वास्तव में है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब कि जीवों में कुछ हेर फेर करना। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? हेर फेर। तो जीवों में हेर फेर, तो जीवों में हेर फेर का मतलब जीवों में कैरेक्टर का हेर फेर। तो जीवों के कैसे आप कैरेक्टर में हेर फेर कर दोगे अगर उसके हम डीएनए या जीन में परिवर्तन कर दें? तो पूरी जैव प्रौद्योगिकी का आधार क्या हो गया आपका? डीएनए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी जैव प्रौद्योगिकी के जो भी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि एप्लीकेशंस का तात्पर्य यहां पे है कि इस जैव प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में महत्व क्या है। जैसे कि आप जान रहे हैं आजकल वर्तमान में मेडिसिन बनाई जा रही है, हार्मोन्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना। और अभी जैव प्रौद्योगिकी का जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताऊं, कोवैक्सीन वैक्सीन। दुनिया के साथ साथ हम लोगों ने भी वैक्सीन का निर्माण किया। ठीक है। तो ये जितने भी आपके मेंस के यहाँ पे टॉपिक हैं, इन सभी मेंस के टॉपिक की जो बेसिक समझ है, उसी बेसिक समझ से आपके एग्जाम कहां पे आता है? प्री एग्जामिनेशन में। और इसी टेक्नोलॉजी का जो करंट इशू है, जो अभी कोई नया इनोवेशन हुआ है, उस नए इनोवेशन को भी कहां पूछ दिया जाता है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में। नॉर्मली जो आपका केवल प्री एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हो जनरल साइंस, और जिस उस जनरल साइंस को अगर हम ये भी बोलते हैं कि आधारभूत विज्ञान है, ये बेसिक साइंस है, तो अगर पिछले 10 सालों में अगर आप क्वेश्चन का क्राइटेरिया देखें, तो पिछले 10 सालों में जनरल साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह मात्र कितने हैं? 27। और ये पूरा 10 साल का विश्लेषण है आपके। और इस 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक साइंस से है आपका 27 क्वेश्चन, और प्रौद्योगिकी से देखिए कितने हैं? 79 क्वेश्चन। और इस पूरे 10 सालों में क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 106। जबकि मूलतः ये प्रौद्योगिकी आपके मेंस के सिलेबस में है। लेकिन ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जो आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एग्जाम, जो प्री के एग्जाम में पूरे 106 क्वेश्चन आए हुए हैं 10 सालों में, कहां से? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। तब आप बोलोगे कि जनरल साइंस ही है, तो फिर प्रौद्योगिकी कैसे इसमें आ गई? लेकिन मेंस का तो पार्ट है ना। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अपनी तैयारी अपनी सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ किस एरिया से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर आपकी अपनी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले अपने 10 सालों का क्वेश्चन आंसर का विश्लेषण करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का। यहां पर जो विज्ञान का विश्लेषण हुआ है वह टोटल कितना है? 106। अगर हम इसको भी बांट दें कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो आधारभूत विज्ञान से आपके संबंधित है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले 106 प्रश्नों में जो 27 क्वेश्चन आए हैं उनका एरिया आप देख लीजिए। मानव शरीर, मानव शरीर यहां पर तात्पर्य यह होता है कि इसमें आपका श्वसन, रेस्पायरेशन, ब्लड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, पाचन, न्यूट्रिशन वगैरह। तो इनसे क्वेश्चन देखिए कुल कितने हैं? लगभग 1। ठीक है ना।
दूसरा, कोशिका से एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। और यहां पे कोशिका का तात्पर्य डीएनए और न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं है, केवल कोशिका से कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। उसके बाद अगर आप सूक्ष्म जीव चले, सूक्ष्म जीवी का मतलब यहां पर आपके बैक्टीरिया या फिर वायरस, और उसमें भी 99% किसको टारगेट किया जाता है, वायरस को। तो इससे रिलेटेड आपके देखिए क्वेश्चन कितने हैं, 4। रोग से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं, 4। इसके बाद अगर हम चलें इम्यून सिस्टम, यही इम्यून सिस्टम हम लोग इसको ब्लड के अंतर्गत जो WBC है उस WBC का स्टडी करते हैं, तो ये आ जाता है इसी इम्यून सिस्टम में, प्रतिरक्षा प्रणाली। और इस प्रतिरक्षा प्रणाली से एक क्वेश्चन है। इसके अलावा आनुवंशिकी से और इवोल्यूशन से आपका एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद आ जाओ यहां पर देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, तो जो आधारभूत संरचना आपका ये है ना, कितने क्वेश्चन है, 27। इस 27 में से भी 8 क्वेश्चन आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो अंतरिक्ष विज्ञान है ये आपके मेंस में एक टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उस स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आ जाएगा। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन। अब यहां पर 2 और विशेष टॉपिक बचता है, एक है पदार्थों के गुण और दूसरा है आपका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो यहां पर पदार्थों के गुण का मतलब तात्पर्य यह होता है कि कभी जल से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, कि पहाड़ों पर जाते समय खाना जल्दी पकता है कि देर से पकता है ना, या जो उष्माधारिता से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको प्री में न प्योर फिजिक्स पढ़नी है, न प्योर केमिस्ट्री पढ़नी है, और न ही प्योर बायोलॉजी पढ़नी। बायोलॉजी के 2-4 टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध आपके जैव प्रौद्योगिकी से होता है। अब जैसे जैव प्रौद्योगिकी में मैंने बोल दिया कि विटामिन ए का निर्माण होता है फलासीड से, या फलासीड्स में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो हमको जानना पड़ेगा ना कि विटामिन ए क्या है, और अगर ये ना मिले तो इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आप आते हैं दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो टोटल आपके प्री एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह कितने हैं, 27, और इसमें से भी आप 8 निकाल दो, क्योंकि ये फिर मेंस में आ जाएगा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। दूसरी चीज, जो मेंस के टॉपिक है, मेंस के टॉपिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, आप देखिए ये सब है, ये सारे टॉपिक किसके हैं, आपके मेंस के टॉपिक हैं, सारे के सारे, चाहे वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो आईटी हो, संचार हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, जैव प्रौद्योगिकी हो, फिर डिफेंस है, एनर्जी से, नैनो टेक्नोलॉजी से, या फिर जैव प्रौद्योगिकी के गवर्नेंस से। और आप सरसरी निगाह से देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से है, बायोटेक से, मैक्सिमम। बायोटेक, स्पेस, डिफेंस, 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे यूपीएससी के प्री में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता ही रहता है, बायोटेक, स्पेस, और उसके बाद आपका कौन सा है, डिफेंस। डिफेंस के साथ आप फिर जोड़ लो किसको, सूचना प्रौद्योगिकी, ये 100% रहता है। बट मूलतः ये टॉपिक किसके हैं, आपके मेंस के हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए कितने क्वेश्चन है, 79, और मैंने फिर कहा प्लस इसमें 8 और जोड़ दो, 8 और जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ये देखा था यहां पर अंतरिक्ष विज्ञान, तो इस अंतरिक्ष विज्ञान में यहां पर आ जाओ आप यूनिवर्स, यूनिवर्स भी इसी में है, ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो भी इसी में है, ठीक है ना। या आ जाओ आप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, या फिर आ जाओ सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी। अगर आप देखिए तो ये एक तरीके से हमारा करंट इशू भी रहता है। अभी प्रोफेसर बोस की जयंती मनाई गई थी, अब 100% इस बार प्री में उसे क्वेश्चन आएगा, है ना। क्या थे ये, किसकी खोज की थी, आपको पता है ना, आइंस्टीन बोस कंडेंसेशन थियरी, दुनिया की जानी मानी थियरी है। तो यहां पे कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए वह मूलतः किस आधार पर होना चाहिए, मेंस बेस पे होना चाहिए।
अगर आपके मेंस के टॉपिक बिल्कुल रेडी हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्री की तैयारी हो सकते हैं। प्री के लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा बस, क्योंकि रियल में जो आपका एग्जाम होता है ना वो मेंस का होता है, जो विश्लेषण वाला एग्जाम होता है, बौद्धिक क्षमता वाला एग्जाम होता है। 250। और दूसरा क्या है कि मेंस के लिए क्या होता है, आपके एग्जाम में कितने मार्क जो जुड़ते हैं, किसके जुड़ते हैं? मेंस के कि प्री के जुड़ते हैं? मेंस के थर्ड पेपर में है साइंस टेक, ठीक है ना? तो हम तो उसी को मानेंगे ना नंबर जो हमारा सिलेक्शन दिलाए, प्री दिलाता है। आप ये बताओ, ग्रेजुएशन आप लोगों ने क्रॉस किया होगा तो एक इन्वायरमेंट का पेपर होता है ना? हाँ, नंबर जुड़ता है उसमें कि वो केवल कंपलसरी रहता है? हाँ, जो आपका डिग्री मिलती है बीए के जो 3 सब्जेक्ट होते हैं उसमें इन्वायरमेंट के नंबर जुड़ते हैं अगर आपने सब्जेक्ट नहीं लिया है तो। लेकिन वो एग्जाम देना क्या होता है? मस्ट होता है। वो किस लिए? क्योंकि आपको इन्वायरमेंट की समझ है कि नहीं? कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो जनरली नहीं जुड़ता है। हाँ, तो मे भी हो सकता है जुड़ जाता हो, कई यूनिवर्सिटियों में नहीं जुड़ता। उसमें बस ये होता है, कंपलसरी होता है कि आपको पर्यावरण की जानकारी है कि नहीं है। और प्री का नंबर जुड़ता है? नहीं जुड़ता है। तो जब नंबर ही नहीं जुड़ता है तो हम कहें सीरियस हो उसके प्रति, है ना? लेकिन अगर मान लो कि प्री ही नहीं निकला तो फिर मेंस में नहीं जा पाओगे। प्री का जो एग्जाम होता है वो एक्चुअली जनरली फैक्ट है, और जो मेंस का एग्जाम होता है वो टोटल डिपेंडेंट है आपकी बौद्धिक क्षमता पर और आपकी तार्किक क्षमता पर, क्योंकि आपको क्वेश्चन का विश्लेषण करना आना चाहिए। ये है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, ठीक है ना? इसीलिए जब आप मेंस की कोई कॉपी लिखते हो तो उसका निष्कर्ष जरूर लिखते हो, ठीक है ना? तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि कैसे हम निष्कर्ष लिखेंगे, कैसे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट करेंगे, और अगर निगेटिव इंपैक्ट है तभी आप मेंस में उसका लिखोगे। अपने से निगेटिव इंपैक्ट बनाने की आप कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपसे कई गुना बेहतर है, ठीक है ना? तो यहां पर प्री की बात कर रहे हैं, अभी तो हम प्री की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो प्री का एग्जाम निकालना थोड़ा सा आसान होता है। आसान क्या होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और मेंस में उसी इंफॉर्मेशन का आपको विश्लेषण करना पड़ता है। क्लियर? अब जो मेंस का हमारा सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में अगर हम चलें देखें तो फर्स्ट, अच्छा एक चीज आप लोगों को और समस्या रहती है। समस्या ये रहती है कि सर करंट अफेयर्स कहां से तैयार करें? तो करंट कोई नई चीज है क्या? कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको बेसिक चीज नहीं पता रहेगा तो आप करंट सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, यूपीएससी रटने का नहीं है, ये टोटल किस पे है? आपको समझना है और समझकर उसका विश्लेषण करना है। अगर ये दो क्षमता आ गई आपको तो आप आराम से यूपीएससी क्रॉस कर जाओगे, और अगर ये दो क्षमता डेवलप नहीं हुई तो आप नहीं क्रॉस कर पाओगे। और एक दिन में ये क्षमता डेवलप नहीं होती, ये भी समझ लो। इसके लगातार आपको क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए मेरा सलाह होता है कि P5 पे आप क्या करो, हमेशा जोर दो। P5, P5 का तात्पर्य होता है कुछ हो चाहे ना हो 5 पेज डेली लिखो। कोचिंग के बाद घर जाके आप 5 पेज लिखो ही लिखो। जो पढ़ाया जाता है उसी को सोच समझ के आप लिखो। पहली बार लिखोगे गलती होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, 8वीं बार गलती नहीं होगी। गलतियों की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, 7 बार गलती होगी, 8वीं बार गलती नहीं होगी। नहीं तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। नहीं आ रहा है आप लिखो, देख कर लिखो, चाहे जैसे भी हो। और यहाँ पे कॉपी चेक करने की फैसिलिटी है, आप दीजिए, आपका कॉपी चेक हो जाएगा, आपकी गलतियों को आपको बता दिया जाएगा। और गलतियां होना स्वाभाविक है, जो पढ़ेगा उससे गलती होगी, जो नहीं पढ़ेगा उससे गलती ही नहीं होगी। भाई गलती किससे होगी? जो कोशिश करेगा, और जो कोशिश नहीं करेगा उससे गलती कहां से होगी? ठीक है। तो अब मेंस में जो है हमारा सिलेबस, फर्स्ट है आपका कौन सा? जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है ना? अब इस जैव प्रौद्योगिकी में पूरा फोकस ये रहता है, हर एक प्रौद्योगिकी, और एक चीज और, मेंस की जब आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका नोट्स कैसा होना चाहिए? शॉर्ट। अभी आपके ऊपर डिपेंड है
कि हम कैसे अपने कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात को क्या कह ले, समझा सके। जैसे आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो तो सीधे लिख देते हो ना G8। अब हमको भेजोगे तो हम कहे सोचेंगे कि G8 सम्मेलन की बात कर रहे हो, है ना। और जिसको आपने भेजा है वो क्या समझेगा, गुड नाइट। समझ गया ना। तो उसी तरीके से पहला क्या होना चाहिए, आपका जो नोट्स होना चाहिए कैसा होना चाहिए, शॉर्ट। और शॉर्ट नोट्स तभी होगा जब आप इस शॉर्ट नोट में फ्लो चार्ट और दूसरा टेबल का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अगर आप लिखने चलो तो 6-7 पेज में आप बहुत ज्यादा लिख दोगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे। लेकिन अगर उसी को टेबल या फ्लो चार्ट का अगर आप इस्तेमाल कर लो तो कम शब्दों में अपनी पूरी बात को आप क्या कर लोगे, एक्सप्लेन कर लोगे। और फिर जैसी मेंस का क्वेश्चन आएगा अब उसके क्या कर लो, निष्कर्ष लिख दो। 2 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो ना उसमें शब्दों की काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में वो लॉन्ग आंसर टाइप का जा सकता है, लेकिन उसको हमको 150 या 250 में क्या कर देना होता है, लिमिट कर देना होता है, ठीक है ना। ज्यादा में लिखना होगा आप लिख लोगे, कमाल तो है ना, कम में लिखना। तो उसके लिए बस 2 ही चीज अपनानी पड़ेगी, आपको फ्लो चार्ट और आपको टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। करंट को लेकर आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत करंट के लिए आप भागते रहते हो, करंट के लिए कहीं भागने की बात नहीं है, उसके लिए ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आप छोड़ दीजिए। मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड होती है, मंथली मैगजीन के बाद साल में 365 की क्लास मिलती है। तो आपका एक मंथली बेस पे करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। मंथली बेस में क्या होता है कि जो हमारी मंथली मैगजीन आती है उसमें हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पढ़ाते हैं। औरों की तरह नहीं है कि एक ही टीचर पूरे साइंस पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ा रहा है। यहां पे जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है वही करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाता है। फिर उसके बाद अगर प्री है तो फ्री, और मेंस है तो मेन, पीटी 365 और मेन 365 की क्लास लगेगी, और वो भी कैसे, सब्जेक्ट वाइज। जिसका जो सब्जेक्ट है वो आपकी यहां पर क्लास लेगा। तो एक करंट अफेयर्स आपका यहां तैयार हो गया, एक करंट अफेयर्स आपका ईयरली तैयार हो गया, और एक करंट अफेयर आपको क्लास के नोट्स के साथ चलता रहेगा। जो भी टीचर आपको इस क्लास में बताएगा उस क्लास के साथ साथ आपका करंट अफेयर चलता रहता है। तो जो करंट अफेयर आपके दिमाग में एक भारी भरकम बना होता है, देखो आपको साल भर में कितने बार, 3 से 4 बार आप इसका रिवीजन कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम मेंस के टॉपिक देख रहे हैं, बायोटेक, फिर उसके बाद है इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जो करंट इशू ज्यादा पूछे जाते हैं, बायोटेक, स्पेस, और इधर गया आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये 3 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जहां से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। सारे टॉपिक से प्री और मेन सब में क्वेश्चन आता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार से केवल कहां किस में आता है, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अगर इनसे कोई करंट इशू रिलेटेड है तो आपके प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से एक बार क्वेश्चन आया था कि क्या बीजों में, भारत में भारतीय बीजों का पेटेंट हम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। भारत में किसी भी बीज का पेटेंट आप नहीं करा सकते हैं, किसी पादप प्रजाति का पेटेंट नहीं करा सकते हैं, लेकिन यही आप विदेशों में पेटेंट करा सकते हैं। जैसे मॉन्सेंटो कंपनी ने बीटी तकनीकी का पेटेंट कराया हुआ है। क्या, मैं भारत की बात कर रहा हूं। भारत में आप नहीं करा सकते हो, किसी भी बीज का नहीं करा सकते हो, न किसी प्लांट वैरायटी का पेटेंट करा सकते हैं, क्योंकि भारत में विविधताएं ज्यादा हैं। और भारत में विविधताएं ज्यादा हैं, यहाँ पे जनसंख्या, अगर कोई कंपनी यहाँ पे पेटेंट करा लेती है तो सिर्फ वही कंपनी दवा बना सकती है और दूसरी नहीं बना सकती। तो उस दवा का लाभ सभी भारतीयों को नहीं मिल पाएगा। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर डिफेंस, मैंने आपको सिलेबस की जानकारी दी, तो मैंने उसमें बताया कि जनरली यहां से क्वेश्चन आपके मिसाइल्स तकनीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डिफेंस में रिसेंटली अगर कोई नया चीज हुआ है तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार आपके जो प्री के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन 5वीं पीढ़ी का विमान है, भारत के पास कोई है ही नहीं है।
तो जब भारत का डसाल्ट कंपनी फ्रांस के साथ समझौता हुआ तो राफेल आया, और लोगों के दिमाग में यह हुआ कि राफेल 5वीं पीढ़ी का हो सकता है, जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का है। हमारा तेजस भी किसका है? 4.5 पीढ़ी का है। 5वीं पीढ़ी का भारत में अभी के पास कोई विमान नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मेनली करंट इशू या फिर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में मेंस का पेट क्वेश्चन है, इसमें मेंस का पेट क्वेश्चन है कि 3 चरणों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हम कैसे करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। अगर आपको जानकारी होगी तो अभी दूसरा चरण हमारा कंप्लीट होने वाला है, उसमें जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें कोर लोडिंग की प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा का मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। क्यों विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना? क्योंकि यह नवीकरण ऊर्जा है और हमको वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जीवाश्म ईंधन दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है? समाप्त होते जा रहा है। ठीक है ना। और दूसरा प्रोस्पेक्ट है आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। देन आपका नैनो और रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। तो जनरली रोबोटिक्स से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। और कम आने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो इनोवेशन होता है, भारत अभी रोबोटिक फील्ड में बहुत आगे नहीं है, ठीक है। और अभी हाल ही में एक आयरिस नामक रोबोट बनाया गया था केरल की स्टार्टअप कंपनी के द्वारा, जो देश की पहली महिला शिक्षक रोबोट है ना। सबसे पहले इस मामले में रोबोट बनाया गया था सोफिया, जिसको सऊदी अरब ने अपने यहां नागरिकता दी थी। खैर ये पुरानी बात हो चुकी है। इमर्जिंग तकनीकी है आपकी नैनो प्रौद्योगिकी, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और मेंस में इससे 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि नैनो प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, और दूसरा इस नैनो प्रौद्योगिकी का बायोफार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या योगदान है, यानी दवा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं से मेंस का इसका सीधा संबंध किससे है? हेल्थ सेक्टर से है, नैनो प्रौद्योगिकी का। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में जैसे इस बार नैनो मेम्ब्रेन को पूछा था कि नैनो मेम्ब्रेन क्या होता है। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी नई सूचना है, जो भी नया इनोवेशन है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहां पर आ जाते हैं। इस बार यूपीएससी के प्री में था मेटावर्स के बारे में, और इस बार प्री में क्वांटम कंप्यूटर से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2025 को क्वांटम कंप्यूटिंग वर्ष घोषित किया गया है और भारत क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से रिसर्च कर रहा है। और इसके लिए हमारा जो केंद्रीय बजट पारित हुआ था उसमें भी बहुत सारे पैसे इनको स्वीकृत हुए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से पूरी उम्मीद है कि इनसे क्वेश्चन आएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जो क्वेश्चन आते हैं वह रिलेटेड है किससे होते हैं? आपके पेटेंट से। और इस पेटेंट से संबंधित सारे रूल्स रेगुलेशन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोग कहां पढ़ते हैं? यहां पे साइंस में। तो ये जितने भी मेंस के आपके टॉपिक हैं, इन सभी मेंस के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां पे आ जाते हैं? आपके प्री के एग्जामिनेशन में। तो एक तो प्री का सेक्शन आपका ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। मैक्सिमम प्री में भी कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं। दूसरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पार्ट है ना, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है कि फिजिक्स हम पढ़ें का, लाइट है, हीट है, साउंड है वगैरह। और अगर आप केमिस्ट्री में जाओ तो हम क्या पढ़ें? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ें कि संयोजकता पढ़ें, क्या पढ़ें? ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ नहीं पढ़ना है। सीधे ये पढ़ना है कि दैनिक जीवन में हमारे भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है और रसायन विज्ञान का। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए भौतिक विज्ञान से, नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन है, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन है, या तो फिर अगर आप चलोगे तो सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, ग्रेविटेशनल वेव्स और यूनिवर्स, यहीं से क्वेश्चन को स्ट्राइक किया गया। और हर साल एक क्वेश्चन यूनिवर्स से रहता है, हर साल। अगर फिजिक्स की हम बात करें तो आपको मैं दिखाता हूं। देखिए, यह पिछले साल क्वेश्चन था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? ठीक है ना। तो अब ये किससे रिलेटेड है? ब्लैक होल्स, ठीक है ना।
और जब दो ब्लैक होल्स या कोई भारी पिंड जब आपस में मिलते हैं, विलय होते हैं, तब वहां से किसकी उत्पत्ति होती है? गुरुत्वीय तरंगों की। और इन्हीं गुरुत्वीय तरंगों के बारे में सबसे पहले बताया था आज के 100 साल पहले आइंस्टीन साहब ने। और 2014 में लीगो प्रोजेक्ट के तहत इन्हीं गुरुत्वीय तरंगों को कैच किया गया, पकड़ा गया, जो लगभग 1.3 अरब साल पहले दो ब्लैक होल्स के मिलने से उत्पन्न हुए थे और यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे थे। और जब इनको कैच किया गया और 2015 में फिर लीगो से क्वेश्चन आ गया। तो ये पार्ट हमारे किसके हैं? फिजिक्स के, ठीक है ना। तो सीधा संबंध किससे है? गुरुत्वीय तरंगों से। दूसरा इसका एक और इमर्सिव टॉपिक है, वो है आपका पार्टिकल फिजिक्स। और पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन जो आते हैं वो है प्रोफेसर बोस के योगदान से संबंधित। हिग्स बोसान फील्ड क्या है, न्यूट्रिनो क्या है, वगैरह। और इसी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने के लिए कौन से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाई गई है प्रयोगशालाएं। समझ रहे बात को? तो यहां पर फिजिक्स के। दूसरा अगर हम चलें, एक कंफ्यूजन आपको रहता है कि सर जी केमिस्ट्री, जो भी लेटेस्ट दैनिक जीवन में आपको हो रहा है या कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका सीधा संबंध आपसे है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस बार के प्री के एग्जाम में पूछा था किसको? नाइट्रिक ऑक्साइड को, कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निम्न में कहां इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो रहा है, जो आपकी धमनी है, जो सिराएं हैं, उनको चौड़ा करने के काम आता है, ताकि ब्लड का फ्लो क्या हो, आसानी के साथ हो। डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन था। और क्यों क्वेश्चन था? क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। कहीं जगह ये सुनने को आ रहा था समाचार पत्रों में कि नाइट्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल सेक्स वर्धक दवाओं में भी हो रहा है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि काम ही क्या करता है? ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। तो चूंकि ये चर्चा में था तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। उसके साल भर पहले ये चर्चा में था मेथिल पैराथियान और कार्बोफ्यूरेन। अब ये दोनों चर्चा में था, उसके साथ ये भी आ गया। कौन? फोरेट और ट्राइएजोफास। अब पूछा है कि इसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। और ये सब के सब क्या है आपके? कृषि में पीड़कनाशक, सब पेस्टिसाइड्स हैं। और इनके इस्तेमाल से जो पृथ्वी की फर्टिलिटी पावर है वो क्या हो रही है? डाउन है। कीटनाशक जिसको आप बोलते हो, तो किसान इनका इस्तेमाल करते हैं कीटों को मारने के लिए, लेकिन ये पर्यावरण के लिए क्या है? नुकसानदेह, ठीक है ना। आजकल एक और चर्चा में है, खैर पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। और उस केमिकल सब्सटेंस का नाम है एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड। और इस एथिलीन ऑक्साइड का इस्तेमाल कहां पे हो रहा है? शायद आप लोगों ने न्यूज पढ़ा होगा, भारतीय मसालों में हो रहा है। और इससे विदेशों में कई कंपनी के भारतीय मसालों को बैन किया गया है, जिसे एमडीएच शायद है उसमें कि नहीं है ना। तो क्यों इसको बैन किया गया? क्योंकि उसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया। क्यों? एथिलीन ऑक्साइड का काम क्या है? एक्चुअली एथिलीन ऑक्साइड कवकनाशी है। तो आप देखते होंगे घरों में जो मसाला होता है ना, उसमें गोले गोले जम जाते हैं, ठीक है ना। गांव में उसको भुकुड़ी टाइप का बोलते हैं। अब वो मसाले खराब हो गया क्योंकि उसमें क्या लग गया? फंगस। तो ये जो एथिलीन ऑक्साइड है वो एंटी फंगल का काम करता है। तो उससे हम मसाले को बहुत लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। लेकिन उस मसाले को अगर आप खाओगे तो एथिलीन ऑक्साइड भी तो आपके अंदर गया। अब ये एथिलीन ऑक्साइड को WHO ने कैंसर कारक पदार्थों के रूप में घोषित किया है। इसी वजह से भारतीय मसालों पर क्या लगी? बैन लगा। तो जो भी आपके जीवन से जितने भी रिलेटेड चीजें हैं, उन सभी का को सीधा जो संबंध होता है, उसी से रिलेटेड आपके कहां क्वेश्चन आते हैं? आधारभूत विज्ञान में, यानी कि बेसिक साइंस में। तो इस बेसिक साइंस में न तो प्योर फिजिक्स, न तो प्योर केमिस्ट्री, और न ही प्योर बायोलॉजी। 3-4 टॉपिक बायोलॉजी के हैं, उसको अपने बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको जानना है। और पूरी फोकस हमारा किस पे रहता है? मेंस पे, ठीक है ना। क्योंकि मेंस के ही टॉपिक आपके कहां पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेंस का एक एक सिलेबस। और अगर आप प्री का देखो, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि अभी तक कहां कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बायोलॉजी के अगर आप सेक्शन देखो, तो बायोलॉजी के सेक्शन में हम यहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ,
ये है आपका। फिर दूसरा से आपका है सेल, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी पर हमारा मेंस का पूरा बायोटेक डिपेंडेंट है। तीसरा टॉपिक है इसमें ब्लड, और इसी ब्लड से रिलेटेड आपका क्या है, हार्ट, क्योंकि भारत में हृदय रोगियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और जिसके पीछे राज जो है वो है ट्रांस फैट। तो अब हमको जानना पड़ेगा कि ये फैट क्या है, तब तो हम जानेंगे ट्रांस फैट क्या है और इसका आपके हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है कि ब्लड का थक्का बन रहा है। तो इसलिए यहां से लेकर ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और इंडोक्राइन, ये तो मस्ट है, इसकी थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बाकी फिर आपको वायरस के बारे में, कोविड-19 के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में और देन फिर रोग के बारे में। और मानव रोग में सभी रोगों की चर्चा नहीं होती है, जनरली उसी रोग से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल थोड़ा सा व्यापक रूप ले चुके होते हैं। जैसे कोविड लिया, कोविड के बाद एक एचएमपीवी फिर वायरस आया, ठीक है ना। अभी पुणे में एक सिंड्रोम की चर्चा थी, ठीक है ना। ब्राजील में जीका वायरस की भी चर्चा थी। तो ऐसे लगभग 10 से 12 ऐसे डिजीज हैं जो साल 2 साल में चर्चा में रहे हैं, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है। हाँ, एक और बीमारी है, वो है आपका टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसी टीबी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उन सारे चीजों को क्वेश्चन कहां पूछ दिया जाता है, आपके मानव रोग में। और प्रतिरक्षा प्रणाली हम कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में जानना होता है। प्रतिरक्षा है क्या, शरीर को बाहरी हमलों से बचाना, और ये प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है, एक हमको जन्म से मिलती है, मदर से मिलती है, और दूसरा हम जन्म लेने के बाद इसको डेवलप करते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए, शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, चेचक हो जाए, शरीर अपने आप ठीक कर लेता है, जॉइंटिक्स हो जाए, शरीर अपने आप ठीक कर लेता है। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको शरीर क्या कर लेता है, खुद से ठीक कर लेता है, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। फिर उसके बाद होता है डेरिवेटिव इम्यूनिटी, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। वो हम पैदा होने के बाद 2 तरीके से लेते हैं, या तो हम वैक्सीन के माध्यम से ले लें, या तो लैब में एंटीबॉडी बनाकर हम उसको ग्रहण कर लें, दोनों तरीके से होता है। तो इन सब चीजों के बारे में इस पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। और देन कोविड-19 है क्या, इसका प्रचार प्रसार क्या है, और इसके रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं। केवल टीका ही उपाय नहीं था, टीके के उपाय के अलावा बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन थे, ठीक है ना। मास्क पहनना, साफ सफाई करना, है ना, हाथ न मिलाना वगैरह वगैरह, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी इसमें। ठीक उसी तरीके से प्योर फिजिक्स में हमको नहीं पढ़ना है, और सभी मैंने इस टॉपिक को भी बताया आपको, आप उठा के देख लीजिएगा, इससे बियॉन्ड फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं है पिछले 10 सालों में। और यूनिवर्स, पार्टिकल फिजिक्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। और दूसरी सेमीकंडक्टर और सुपरकंडक्टर, भारत अभी सेमीकंडक्टर की नई इंडस्ट्री बैठाया है गुजरात में, और अगले 5 सालों में देखिएगा ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बेहद सस्ते होने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम सेमीकंडक्टर बनाते नहीं थे, क्या करते थे, आयात करते थे। अब हम प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, और टाटा कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि 2026 से हम आईफोन कैटेगरी का फोन बनाने जा रहे हैं ना। और टाटा गरीबों के लिए जानी जाती है ना। तो अब साल 1.5 साल के बाद हर भारत के गरीब के हाथों में, जो आज चाइनीज है, टाटा का फोन होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम पार्ट करें तो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है वो यहीं से है, और वो कौन सा है आपका, फूड केमिस्ट्री। 98% क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में यहीं से है। फूड केमिस्ट्री में कौन कौन से फूड प्रिजर्वेशन हम यूज करते हैं, और कौन सा हमारा आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट है। यानी मीठा तो है बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें तो सैकरीन, एस्पार्टेम, ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेशन यानी आपके खाद्य पदार्थों में क्या मिलाया जाता है कि उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, आपके शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को मारता है, नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में बनता है।
लेकिन बाहर के कौन से पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट होता है। देन उसके बाद बिस्फिनॉल, ये भी डेंजरस केमिकल सब्सटेंस है जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। फिर उसके अलावा जो आप पॉलिश किया हुआ अनाज खाते हो तो उसमें जो पॉलिशिंग होती है उसमें कौन से केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है और उसका डायरेक्ट आपके हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। देन उसके बाद जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कौन कौन से पेस्टिसाइड मिलाए जाते हैं और विशेष तौर से ऐसे अनाज जो आपके ग्लूटीन प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से हैं और इनका आपके बॉडी में क्या इंपैक्ट है। तो ये सारे पार्ट आप नहीं देख रहे हो। हम अगर इसको हम डेली यूज ऑफ केमिस्ट्री बोले या ऐसे भी कह सकते हैं कि यही तो आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन, और ये मैं बात सिर्फ यूपीएससी की कर रहा हूं, स्टेट लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम में भर भर के प्योर बायोलॉजी, प्योर फिजिक्स और प्योर केमिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, बट वहां पर तकनीकी के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन कहां से आएंगे, तकनीकी फील्ड से आएंगे, साइंस में, और आधारभूत संरचना वाले जो विज्ञान है उनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। जो अभी मैंने आपको 10 साल के जो विश्लेषण था मैंने उसको दिखाया। फिर बाद में यही कहोगे कि सर फिर पढ़ें कहां से, है ना। हाँ, ये पहला ही सवाल होता है आपका, क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि अब आपको चाहिए बुकलेट, किताब, ठीक है ना। बहुत शौक है तो एनसीईआरटी की क्लास 9th और 10th पढ़ लीजिए, और विशेष तौर से वे बच्चे जरूर पढ़ेंगे जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा साइंस रिपोर्टर एक मैगजीन आती है, विज्ञान प्रगति, आप लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, ठीक है ना। और ये जो एनसीईआरटी बुक है इसको भी लोगे आप तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि यहां पर जो आपको बेसिक साइंस पढ़ाई जाएगी। देखो एक चीज दिमाग में निकाल देना कि एनसीईआरटी आपका सिलेक्शन दिलवा सकती है, एनसीईआरटी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी तैयार हो जाएगी तो सिलेक्शन के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस तैयार करती है। क्या करती है, बेस तैयार करती है, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको एक समझ प्रदान करती है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। साइंस में चूंकि कम है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको जो हैंड आउट दिया जाता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। साइंस रिपोर्टर हर महीने आती है, और जनरली देखा जाता है कि यूपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो जरूर इससे रहते हैं, क्योंकि इस साइंस रिपोर्टर में नया इनोवेशन हर महीने आता है, अगर है तो, या अगर कोई नया इनोवेशन नहीं होता है तो किसी विशेष पार्टिकल पर या किसी विशेष आर्टिकल पर क्या करते हैं, इनका लेख आता है। जैसे इस बार विज्ञान प्रगति आप खरीदोगे तो उसमें एक्सपोसैट सैटेलाइट्स के बारे में दिया हुआ है, और ये एक्सपोसैट सैटेलाइट्स है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट्स, जो भारत का पहला और दुनिया का दूसरा टाइप सैटेलाइट्स है, लॉन्च किया गया था भारत के पीएसएलवी यान के द्वारा। तो उसके बारे में इसमें विस्तृत जानकारी है। बाकी न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना ही है, और ये केवल साइंस के लिए नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट के लिए। और न्यूज़पेपर के बारे में दिमाग में बैठा दोगे, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन से दूर होगे। न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी के लिए बौद्धिक क्षमता विकसित होनी चाहिए, और बौद्धिक क्षमता केवल किससे आएगी, आपके न्यूज़पेपर से आएगी। और बाकी हमारा तो ये है ही है। हाँ, तो क्योंकि आप हिंदी मीडियम में, मैंने न्यूज़पेपर बोला था, कोई वो नहीं बताया था ना। हाँ, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश आती है तो आप इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़िए, और इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। दैनिक जागरण नेशनल एडिशन पढ़िए। एक्चुअली हम क्या होता है ना, हम अपने लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो उसको जल्दी समझते हैं, ठीक है ना। तो दैनिक जागरण नेशनल एडिशन, क्योंकि हम लोग भी उसी से पढ़ के पहुंचे थे। ऐसा थोड़ी कि केवल शौक में मत पढ़ा करिए कि बंदा हिंदू पढ़ रहा है तो तुम भी हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा है तो आप भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ोगे, क्योंकि आप दैनिक जागरण पढ़ो, ठीक है ना। हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में जो आपके एग्जाम के लायक है, आप देखिएगा आपके पास पर डे की न्यूज जाती होगी, न्यूज टुडे के नाम से आती है ना, तो उसमें जो आपका एग्जाम वाला है वो आपको दे दिया जाता है। कौन स्किप कर दे रहे हो, क्यों? नहीं, न्यूज टुडे को आप स्किप क्यों कर रहे हैं? एक बार तो पढ़ ही सकते हो, पढ़ने में समय कितना जाता है, 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट।
हाँ बिल्कुल पढ़िए, आपको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए ही ना, क्योंकि आप एक डेली बेस न्यूज पढ़ रहे हो, फिर आप उसी को मंथली बेस एक बार पढ़ोगे, फिर उसी को आप ईयरली बेस्ड पढ़ोगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, आप दैनिक जागरण में आप पढ़ते हो सकता है कि वो न्यूज उसमें ना हो और वो इंडियन एक्सप्रेस में हो। तो ये जो डेली बेस्ड न्यूज आता है, वो टीम बैठी हुई है, वो सेलेक्ट करती है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो डेली न्यूज में आ जाता है। अभी देखिएगा 6, 7, 8 में देखिएगा, इसमें बहुत सारा साइंस की चीजें हैं और वहीं आगे चल के करंट अफेयर्स का रूप ले लेती है। 5 से 10 मिनट हार्डली लगता है, शाम को डेली आ जाता है, आप आराम से खाते खाते उसको देख सकते हो, ठीक है। और बाकी 365 हम लोग इसको तैयार करवा ही देते हैं, मंथली बेस पे भी और ईयरली बेस पे भी। हाँ अच्छा है, बेटर है, लेकिन जनसत्ता में आपको न्यूज कम मिलता है, ऑडिटोरियल बेटर मिलता है। हाँ तो आपने अभी अपनी क्वेश्चन का जवाब दे दिया डिबेट में, और आपको एग्जाम डिबेट तो नहीं करना है ना, है ना, डिबेट तो करना नहीं, हमको एग्जाम क्लियर करना है। निसंदेह जनसत्ता इज बेटर न्यूज, नो, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि आज भी ऑडिटोरियल्स में उसका कोई सानी नहीं है, ऑडिटोरियल्स उसके अच्छे होते हैं, ठीक है ना। और ऑडिटोरियल्स कहीं से भी दैनिक जागरण या इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू के भी कमजोर नहीं है। तो हम 10 न्यूज तो लेके नहीं पढ़ सकते हैं ना, एक ही न्यूज़पेपर आप लीजिए, ठीक है ना। जनसत्ता ले रहे हैं तो जनसत्ता लीजिए, या तो फिर दैनिक जागरण, लेकिन दैनिक जागरण में नेशनल एडिशन और कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपका करंट भी तैयार होता जाएगा, और आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से मत सोचिएगा कि केवल करंट तैयार होता है। न्यूज़पेपर पता है आपका एक बहुत बड़ा हथियार होता है एसे में, और यूपीएससी के बच्चे जीएस तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन एसे में अटक जाते हैं, वो नहीं लिख पाते हैं। तो न्यूज़पेपर आपकी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता और विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इतने चीजों पे चलिए, निसंदेह आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेंगे। अब हम पहले ही बोलते हैं, करंट वगैरह की इन सब चीजों को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर लोड न लिया करिए, है ना। ये काम विजन पे छोड़ दीजिए, विजन इसको बखूबी कर देगा, है ना। और मैं बार बार बोलता हूं, चाहे वो करंट हो, चाहे आपका मटेरियल हो, इस भारत में जो भी आईएएस बनता है उसका विजन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक जरूर रहता है ना। 100% लिंक रहता है। अगर यहां नहीं भी पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया रहता है, और टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया रहता है तो मेंटर ज्वाइन किया रहता है, और टेस्ट सीरीज तो लगभग सब ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।